स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की इस शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। यानी कि हम देखेंगे कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है। इसके बाद में ये बुध ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई और ये मंगल हो गया। उसके बाद में एक ये ग्रह हो गया हमारा बड़ा सा बृहस्पति, ठीक। बृहस्पति और मंगल के बीच में ये छोटे छोटे बहुत से टुकड़े होते हैं। इस प्रकार से ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, बहुत सारे पिंड होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी बेल्ट होती है इन छोटे छोटे टुकड़ों की, और इसे हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड पेटी कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन सभी छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कुछ और पूछ रहा है, जिससे उल्का हो गया, धूमकेतु हो गया और उल्कापिंड हो गया। यही क्षुद्र ग्रह के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब ये पृथ्वी की तरफ मूव करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में, यानी कि जब कोई भी इस तरीके से कोई उल्का है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और यहाँ से इसका मार्ग भटक गया और इस तरीके से पृथ्वी की तरफ आने लगा, तो जब ये मार्ग से अपने हट के पृथ्वी की तरफ आता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है इस तरीके से, ठीक है। ये पृथ्वी का वायुमंडल है और इसमें जब ये प्रवेश करता है तो इसे हम उल्का के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मान के चलिए कि ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, ठीक। तो इसे हम उल्का के नाम से जानते हैं। और जब ये पृथ्वी पर गिर जाता है, यहाँ पर इस तरीके से जब पृथ्वी के सतह पर गिर जाता है तो इसे हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। ओके, उल्का पिंड। और ये जो धूमकेतु होते हैं ये बहुत ही दूर, यानी कि काइपर बेल्ट से और ऊर्ट बादल से आते हैं। तो इस प्रकार से जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? वलय का मतलब है रिंग, छल्ले, ठीक है। रिंग या छल्ले किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो ये सूर्य है और सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चार ग्रह होते हैं इनमें वलय नहीं पाए जाते हैं, ठीक। इन चार ग्रह में वलय नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ग्रह आपके होते हैं बृहस्पति, शनि, ये बृहस्पति हो गया और इसके बाद में ये शनि हो गया, ठीक। तो इनमें छल्ले पाए जाते हैं। तो यहाँ पे शनि है तो शनि में छल्ले इस तरीके से होते हैं जैसे ये वाले, ठीक। तो बृहस्पति में भी पाए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति के जो छल्ले होते हैं वो बहुत ही विरल होते हैं, बहुत सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति के छल्ले हमें इतनी आसानी में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शनि के छल्ले दिखाई देते हैं। इसमें ऑप्शन में शनि दिया हुआ है तो शनि में छल्ले पाए जाते हैं। शनि में कितने छल्ले पाए जाते हैं? तो ये हैं 7 छल्ले जो मुख्य रूप से होते हैं। इनके नाम क्रमशः ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये 7 नाम हैं इन शनि के 7 छल्लों के, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो कोई एक धूमकेतु है जिसका नाम है शुमेकर लेवी 9, ठीक। ये किस ग्रह से टकराया था पूछ रहा है। तो आज के 1993 में हमारे वैज्ञानिक कैरोलिन कैरोलिन शुमेकर कैरोलिन शुमेकर और डेविड लेवी
डेविड लेवी, इन लोगों ने मिलकर एक धूमकेतु को खोजा था जिसका नाम इन्हीं के नाम के ऊपर शूमेकर लेवी धूमकेतु रखा गया। ठीक है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु। इसके बाद 1994 में जब ये सौरमंडल के पास से गुजर रहा था तो बृहस्पति जो ग्रह है हमारा, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण में आ गया। ठीक, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण में आ गया और ये बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण में आने से बृहस्पति से ही टकरा गया। ठीक, टकरा गया, बृहस्पति से टकरा गया और ये धूमकेतु तो खत्म हो गया लेकिन बृहस्पति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस प्रकार की जो सौरमंडल में घटना हुई, यहाँ सौरमंडल के दो घटक, एक धूमकेतु और एक ग्रह आपस में टकराए हैं, ये मानव द्वारा देखी गई पहली ऐसी घटना थी जो कि सौरमंडल में घटित हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, शुद्ध ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है, किस प्रकार का अंतर होता है? आप इसमें कूट दिए गए हैं। कूट नंबर 1 है, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी पिंड है। ठीक, लघु चट्टानी पिंड, जबकि धूमकेतु बर्फ तथा गैस के बने होते हैं। ठीक, कूट नंबर 2 दिया गया है, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। और कूट नंबर 3 दिया गया है, धूमकेतु दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, यानी कि पुच्छल तारा दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं दर्शाते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल, यानी कि ये हमारा ग्रह है मंगल और ये ग्रह है बृहस्पति। इन दोनों के बीच में जो बहुत सारे छोटे वो पिंड हैं, आकाशीय पिंड, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से पाए जाते हैं और ये सारे के सारे, ये जो सारे के सारे पिंड हैं ये अनियमित आकार के होते हैं। इनका आकार क्या होता है? अनियमित आकार, अनियमित आकार। ठीक है, और ठोस चट्टानी होते हैं, ये ठोस होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये लघु चट्टानी पिंड होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया आपका। जबकि धूमकेतु बर्फ एवं गैस के पिंड होते हैं, ये भी सही है। धूमकेतु जो होते हैं वो काइपर बेल्ट और ऊंट बादल से आते हैं। ये बर्फ के और महीन धूल कणों से निर्मित होते हैं, गैस के भी पिंड होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध ग्रह अधिकांशतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही हो गया। धूमकेतु दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाते हैं। शुद्ध ग्रह चूंकि ठोस पिंड होते हैं और इनमें कोई पूछ नहीं होती है, तो इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह पूछ तो नहीं दर्शाते हैं। लेकिन जो धूमकेतु होते हैं और ये बहुत ही दूरी से आते हैं और जब ये सूर्य के समीप आते हैं तो सूर्य की गर्मी से जो इनमें गैस के कण होते हैं और जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है। इस प्रकार से ये आयनित होकर जो इनके वो आयनित कण होते हैं, आयनित गैसें होती हैं, वो प्रकाशमान हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पूछ 1 दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, तीनों ही ऑप्शन सही हैं आपके। तो क्षुद्र ग्रह लघु पिंड भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह आपके पूछ भी नहीं दर्शाते हैं और मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाँ अगला सवाल है हमारा, टाइटन सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का? तो मैं आपको बताऊं कि शुक्र के जो उपग्रह कोई नहीं है, 0 उपग्रह। ठीक है, और जो मंगल के हैं वो 2 उपग्रह हैं। इसमें फिबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह जिसमें फिबोस बड़ा है और डीमोस जो तो आकार में छोटा है। फिबोस आकार में बड़ा है। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है
इसका नाम है टाइटन। ठीक, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूछ रहा है टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन शनि का उपग्रह है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ठीक, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच जब आ जाता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बताऊं कि ये सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी। ये चंद्रमा है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इस तरीके से आपका पृथ्वी पर तो आता है, ठीक, लेकिन ये चंद्रमा पर नहीं आता है क्योंकि इस तरीके से निकल जाता है। तो चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक मिनट। हाँ, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के, मंगल के, शनि के, या शुक्र के? तो शुक्र के उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह हैं। शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। शनि के कितने उपग्रह हैं? 100 प्लस लिखते हैं, 100 प्लस उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं और बृहस्पति के लगभग 80 प्लस उपग्रह हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका शनि, इसके 100 से अधिक उपग्रह हैं जो कि अब तक खोजे जा चुके हैं। अगले सवाल पे हम चलते हैं। हाँ, अगला सवाल है हमारा, सूर्य की एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है दिए गए विकल्पों में? तो विकल्प में हमारे दिया गया है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो सभी लोग देखते हैं कि ये सूर्य है, और सूर्य से जो जितनी दूरी पर होगा वो उतना ही ज़्यादा समय लेगा। सूर्य ये हो गया, और सूर्य के सबसे करीब अगर देखा जाए शुक्र यानी कि बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर उसके बाद में बृहस्पति ग्रह होता है। तो हम देखते हैं कि जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह अपना एक परिक्रमा करने में, ठीक है, 88 दिनों का समय लेता है, और शुक्र 225 दिनों का समय लेता है। पृथ्वी पे 365 दिनों का एक वर्ष होता है, यानी कि पृथ्वी अपने सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है। इसी प्रकार से अगर मंगल को देखा जाए तो 687 दिन, और बृहस्पति लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। तो सूर्य से जितना दूर जो ग्रह होगा, इसके बाद में जो शनि ग्रह आएगा वो और भी दूर होगा, ये और भी ज्यादा समय लेगा। इस प्रकार से इन दिए गए ऑप्शन में जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे दूर है, और इस प्रकार से वो सबसे अधिक समय लेगा। कितना लेगा समय? 12 वर्ष का, 12 वर्ष का समय लेगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है, भार में परिवर्तन नहीं होता है, या भार रहित हो जाता है? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से है, जबकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो इससे कम होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भार जो है वो चंद्रमा की सतह पर घट जाएगा। कितना घट जाएगा? वो पृथ्वी का 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी वस्तु को जब चंद्रमा की सतह पर ले जाया जाएगा तो उसका भार घट जाएगा 1/6 गुना। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन सा कोण होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा सूर्य है, ठीक, इसके बाद में ये हमारी पृथ्वी हो गई, ओके, और ये हमारा मून हो गया।
मून ये जब इसमें क्या दिखा रहा है कि जब अर्धचंद्र होगा, अर्धचंद्र की स्थिति तभी होगी, यानी कि यहाँ पर यदि होगा तो अमावस्या हो जाएगी, और यहाँ पर यदि होगा यानी कि अगर चंद्रमा को हम यहाँ पर बना देंगे तो ये अमावस्या की स्थिति हो जाएगी। क्या स्थिति हो जाएगी? अमावस्या की, यानी कि यहाँ पर अगर चंद्रमा होगा तो वो पृथ्वी से नहीं दिखाई देगा, और अगर चंद्रमा यहाँ पर होगा तो ये पूर्णिमा की स्थिति हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति, या तो चंद्रमा यहाँ पर हो तो अर्धचंद्र हो सकता है, या तो चंद्रमा यहाँ पर हो तो अर्धचंद्र हो सकता है। तो इस प्रकार से ये अगर इसका कोण देखा जाए तो एक तो ये हो गई दिशा, एक ये हो गई, तो जो यहाँ का कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब चंद्र अर्ध होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर का होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।